नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम धरती धौरारी में। और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी ही दोस्त प्रज्ञा। दोस्तों, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, यानी जीवन का सबसे बड़ा सुख ये है कि हमारी काया को किसी तरह का कोई दुख ना हो, हमारा शरीर यानी हमारी काया बिल्कुल स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। लेकिन ये कैसे संभव है? ये इस तरह संभव है कि हम एक अच्छी दिनचर्या का पालन करें, अच्छा भोजन खाएं और अपने लाइफ स्टाइल में योग को या एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करें। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आज के परिवेश को देखते हुए ये सब संभव है? इन्हीं सब बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान हैं, जो कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हैं, योगा गुरु भी हैं और लाइफ स्टाइल कोच भी हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए स्वागत करते हैं हमारी आज की मेहमान डॉक्टर अंजलि फाटक जी का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है धरती धौरारी में। थैंक यू प्रज्ञा। आज आप इस मंच पे आई हैं, कैसा लग रहा है धरती धौरारी के इस मंच पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और इससे पहले भी मुझे काफ़ी टाइम इनवाइट किया हुआ है, पहले भी कई प्रोग्राम्स में धरती धौरारी में, और आज भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो डॉक्टर साहब, आज आप इस मंच पर आई हैं, यकीनन हमारे दर्शकों को भी बहुत सी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी। किस तरह एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी चाहिए, खाने में क्या ऐसा खाना चाहिए कि हम निरोगी रहे, हमारा शरीर किसी भी तरह का रोगी ना रहे, किसी तरह की बीमारियां ना हो। बहुत सारी आपसे बातें करेंगे, लेकिन अगर सबसे पहले हम बात करेंगे उस जमाने की जब हम छोटे हुआ करते थे, वो बचपन का जमाना, तो कहाँ आपका बचपन गुजरा है? देखिए, मेरा जो बचपन है वो एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस थी छतरपुर, वहाँ पर मतलब मेरा सारा बचपन वहाँ गया। जी मैम, ऐसा कहते हैं कि वो जो बचपन का ज़माना होता है ना, बड़ा खूबसूरत होता है। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन उस बचपन के ज़माने को कभी भूल नहीं सकते। मुझे तो अभी भी अपने बचपन की बहुत सारी शरारतें याद आती हैं, और स्पेशली जब समर ब्रेक्स हुआ करते थे, गर्मी की छुट्टियां हुआ करती थी, तो उसमें बहुत सी मज़े भी करते थे, मस्ती भी करते थे, नानी के घर जाया करते थे। ऐसा कुछ आपके भी जहन में है बचपन की कुछ खूबसूरत यादों में से? हाँ, नहीं, श्योर। मतलब बचपन की जो यादें होती हैं वो देखिए सभी के लिए बहुत स्वीट मेमोरीज रहती हैं। और बचपन में मोस्टली मेरे जैसे कि बुआ, मेरी दोनों बुआ आ जाती थी, मासी थी, और बाकी हमारा वैसे जॉइंट फैमिली था, तो बहुत सारे हम लोग बच्चे हो जाया करते थे। और मतलब मेरे फादर, दादाजी, इनका खेत भी था, तो वहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ थे, तो घर पे बहुत सारे आम आया करते थे। तो मतलब आम को खाना, और बहुत सारे मतलब हम लोग सब जैसे कहना चाहिए जितने भी भाई बहन थे सब खेलते थे, और बहुत सारा बुक्स रीडिंग करना, और मतलब इंडोर गेम्स खेलना। और उस समय क्या बहुत लंबी लंबी हुआ करती थी छुट्टियां भी, तो काफ़ी इंजॉय करते थे हम लोग छुट्टियों को भी अपने। और काफ़ी एक्चुअली के जॉइंट फैमिलीज में क्या रहता है कि सबको एक दूसरे के लिए बहुत प्रेम, और जैसे कहना चाहिए एक दूसरे के साथ इंटीमेसी, और बहुत अच्छा फील होता है जब हम एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर कर पाते हैं। सो एक्चुअली तब का जो हमारा रिलेशन रहता है वो नेचुरली लॉन्ग लाइफ तक रहता है, और आज तक हम लोग सब भाई बहन आपस में जुड़े हुए हैं। सो बिकॉज ऑफ कि उस समय हम लोगों का बहुत अच्छा बचपन बीता, और जिसे कहना चाहिए जॉइंट फैमिली के ये एक पॉजिटिव फैक्ट्स हैं। जी मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जो बचपन हमने जिया है, शायद आज की पीढ़ी वो बचपन जी ही नहीं पा रही है, क्योंकि उस वक्त के जो खेल हुआ करते थे, लंगड़ी टांग, बिल्कुल, खो खो, आंख मिचोली, छुपन छुपाई, इस तरह के खेल हुआ करते थे। कुछ याद है क्या किया करते थे भाई बहन सब मिलकर? नहीं, मतलब हम लोगों का रहता था कि जैसे दोपहर में तो मतलब हमारी दादी बड़ी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, तो उनका था कि नहीं अभी इस समय तो बहुत धूप है, और नहीं, पर इवनिंग के टाइमिंग्स में हम लोग जैसे आपने कहा कि कबड्डी का हम लोगों का रहता था, तो हम लोग खेलते थे। फिर साथ में मतलब हमारे कॉलोनी में अदर फ्रेंड्स भी होते थे, तो उस टाइप का गेम, मतलब तब आउटडोर गेम्स का भी काफ़ी हुआ करता था कि भाई दिन के टाइम में तो आपके जैसे शतरंज है और जो भी आप गेम्स खेल सकते हो, कैरम बोर्ड है, वो आप खेलें। और जब आप शाम के टाइम पे मतलब बच्चे मोस्टली बाहर के गेम्स पसंद करते थे, जैसे कि लंगड़ी टांगा आपने बोला, या कबड्डी बोला, रनिंग बोला। सो इस टाइप का जो गेम्स हैं वो हम लोग काफ़ी खेला करते थे, साइकिलिंग काफ़ी करते थे। सो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो मतलब तब देखा जाए तो आज के बच्चों से काफी मतलब नेचुरली वो लोग बाहर गेम्स वगैरह करते थे, तो काफी अच्छी हो जाया करती थी। मैम, मुझे जो मेरे बचपन की याद आती है कि जब हम छुट्टियां होने वाली होती थी और नानी के घर जब जाने का बनता था, तो नानी पहले मठरियां बना के रख देती थी कि बच्चे आएंगे, भूख लगेगी दिन में तो मठरी खा लेंगे, और शिकंजी बना करती थी, कैरी का पना बना करता था। इस तरह की बहुत खूबसूरत यादें हैं। जी जी।
मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बचपन था वो बहुत ही खूबसूरत था। बचपन का जो ज़माना होता है उसमें पढ़ाई का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पढ़ाई की अगर हम बात करें तो शिक्षा दीक्षा कहाँ रही? मेरा जो शुरुआत का जो एजुकेशन रहा टिल मतलब बीएससी तक मैंने छतरपुर एमपी में ही किया, और उसके बाद फिर मेरी मैरिज हो गई। तो मैं फिर तब से लेकर के मतलब 1994 दिसंबर 18 को मेरी मैरिज हुई, और तब से लेकर मैं जयपुर में ही हूँ। जी, पीएचडी का आपने पढ़ाई करी है, पीएचडी यानी फिलोसॉफी ऑफ डॉक्टरेट, बहुत बड़ी पढ़ाई होती है ये। उसमें मैम किस तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या आपका टॉपिक रहा? देखिए, पीएचडी करना बहुत हार्ड टास्क था, और जॉब के साथ पीएचडी मैंने की तो वो और भी ज़्यादा हार्ड टास्क था। लेकिन मैं मेरे दिल से थैंक्स देना चाहूँगी मेरे गाइड को, डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल जी, डॉक्टर अजय गुप्ता और अजीत बाना सर को, कि जिनका की गाइडेंस मेरे को रहा, और उनके गाइडेंस के साथ साथ उन्होंने काफ़ी कंफर्ट मोड भी मुझे दिया। उसके कारण मैं बहुत इजीली पीएचडी कर पाई। और पीएचडी के लिए जो मेरा डेटा कलेक्शन था, सो जयपुर का एक रेनाउंड हॉस्पिटल है फोर्टिस, जहाँ से मैंने कि डेटा कलेक्शन किया, और काफ़ी अच्छा रहा मेरा, मतलब वो जो एक्सपीरियंस था। मेहनत काफ़ी होती है पीएचडी में, लेकिन वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और आज भी उनसे जो भी मैंने सीखा उसको अपने लाइफ में आगे उसको यूज कर रही हूँ। मैम शायद इसीलिए कहते हैं कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी उच्च होता है, कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मैम पीएचडी का टॉपिक क्या रहा आपका? मेरा जो टॉपिक था पीएचडी का था वो कार्डियक बाईपास सर्जरी, जो पेशेंट्स हैं उनकी सर्जरी के बाद में उनका पोस्ट इंटरवेंशन या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देखना, उनके सेकेंडरी प्रिवेंशन देखना, कि कार्डियक बाईपास सर्जरी एक बार यदि आपकी हो गई है तो उसके बाद यदि आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं आपका, तो उसका आपकी लाइफ पे आगे क्या इफेक्ट पड़ता है। और यदि आप लाइफस्टाइल पहले जैसे ही वापस रखते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा फैट्स खाना, या एक्टिविटी लेवल आपका डाउन रखना, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आपका, तो इन सब का मैंने इम्पैक्ट देखा था। उसमें मैंने पाया था कि जो मेरी स्टडी थी उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, केस और कंट्रोल स्टडी। उसमें पाया था कि जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर रहे हैं, या जिनका रेगुलर मतलब हमने 1, 3, 6, 9, 12 मंथ पे जिनका फॉलोअप किया था, उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे। जिन्होंने रेगुलर एक्टिविटी की और हेल्दी डाइट को फॉलो किया। जब मैंने कार्डियक बाईपास सर्जरी पेशेंट्स के लिए जब मेरा डेटा कलेक्शन किया था, मैंने केस और कंट्रोल ऐसी 2 स्टडीज ली थी। उसमें मेरा ये था कि एक पार्ट को मैंने साइलेंट जोन उसमें रखा था, और एक पार्ट को मैंने 1, 3, 6, 9, 12 ऐसे पोर्शंस में डिवाइड करके उनके रेगुलर मतलब डाइटरी काउंसलिंग्स ली, उनकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए काउंसलिंग्स ली। मेरा एंड रिजल्ट ये रहा कि जिनका मैंने रेगुलर मॉनिटरिंग रखा, नेचुरली उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल, उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल, या जो भी अदर डाइटरी फैक्टर्स थे उनके काफ़ी अच्छे थे, और रेगुलर मॉनिटरिंग का असर उनके ऊपर काफ़ी अच्छा रहा। और जो जिनके ऊपर हमने नहीं किया था, नेचुरली उनके लिए उनके वापस लेवल्स गेन होने लग गए, या उनका अच्छा नहीं रहा, या वेट गेन होने लग गए। रेगुलर मॉनिटरिंग कोई भी सर्जरी यदि होती है, उसके बाद आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जी मैम, और ऐसे में अगर परिवार का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर वो काम कर रही हैं बाहर, तो घर को भी संभालना पड़ता है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में मैम परिवार की अगर हम बात करते हैं, तो परिवार का कितना सपोर्ट रहा और कैसे मैनेज किया बीइंग अ लेडी? देखिए, बहुत हार्ड टास्क था, क्योंकि एक समय ऐसा भी था कि जब मैं पीएचडी भी कर रही थी और जॉब भी कर रही थी, और उस समय मेरे बच्चे भी काफ़ी छोटे थे। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो मेरा थैंक्स मैं मेरे फैमिली को देना चाहूँगी। मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ तो उस समय नहीं थे, लेकिन उनकी जो दिशा दिखाई हुई थी उस दिशा के अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ी। मेरी मदर इन लॉ का काफ़ी अच्छा रोल रहा, और मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे रूपाली फाटक एंड शुभम फाटक, इनका मतलब उनका आज तक मेरे लाइफ में मतलब वो रेगुलरली मेरे को हेल्प करते हैं, मेरे वर्क में भी हेल्प करते हैं। और उस समय तो चूंकि वो भी छोटे थे, लेकिन उनका कॉपरेशन के बिना ये सब कुछ भी संभव नहीं था। जी, और मैम ऐसा कहते हैं ना कि जो घर में बेटी होती है वो माँ के बड़ी करीब होती है। आपस में जो भी बातें हम किसी को नहीं कह सकते, माँ बेटी बहुत प्रेम से और बड़ी आसानी से कर लेती हैं। तो रूपाली जी हमारे साथ जुड़ गई है, आपकी डॉटर, और वो क्या कहना चाहती है, जरा ये देखते हैं, आइए। अंजलि फाटक की डॉटर हूँ। मैं एज ए SAP कंसल्टेंट एक्सेंचर बैंगलोर में काम करती हूँ। मेरी मदर ने न्यूट्रीपल्स की शुरुआत 2013 जून में करी थी। तब से लेकर आज तक हम 10,000 से ज़्यादा मेंबर्स को सर्व कर चुके हैं।
in different directions of nutrition counseling, fitness, unisex salon and slimming therapies. मेरी मदर ने 25 साल से ज़्यादा न्यूट्रिशन की फील्ड में काम करा है। आज की लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी न्यूट्रिशन की नॉलेज और करंट जनरेशन जो चाहती है फूड को इनकॉर्पोरेट करके अपनी न्यूट्रिशन टैक्टिक्स पे काम करा है। इससे बहुत सारे लोगों का बहुत हेल्थ इम्प्रूव भी हुई है। आज मेरी मदर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के साथ साथ एक सक्सेसफुल मदर, वाइफ एंड डॉटर भी है। मैं अपनी मदर से इंस्पिरेशन लेना चाहूँगी और अपनी लाइफ ऐसे ही लीड करना चाहूँगी। थैंक यू। तो मैम ये तो थी आपकी डॉटर रूपाली और इन्होंने बताया कि मैं मेरी मदर से बहुत इंस्पायर होती हूँ और यकीनन जो बेटियाँ होती है वो अपनी माँ से ही ज़्यादा इंस्पायर होती है। और सिर्फ बेटी ही नहीं, हम भी आपसे बहुत इंस्पायर हैं क्योंकि आप उन लोगों के लिए काम कर रही हैं जिनको बहुत ही गंभीर बीमारियाँ भी हैं, उनकी लाइफ को एक बहुत ही खूबसूरत सा मोड़ दे रही हैं। आपने बताया कि बाईपास सर्जरी के बाद में किस तरह से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिनको दिल की बीमारी हुई है या हो चुकी है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है या जिनकी सर्जरी हो चुकी है, उनके लिए क्या लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस तरह का उनको एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए कि वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकें। देखिए, कार्डियक बाईपास सर्जरी या अदर भी किसी सर्जरी की यदि मैं बात करती हूँ तो जब भी सर्जरी होती है तो उसके सेकेंड या थर्ड डे के बाद में आजकल मतलब हॉस्पिटल्स में ही फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो कि आपका एक्टिविटी लेवल को बनाए रखने के लिए और फिजिकल एक्टिविटी वो आपसे कराते हैं। साथ में न्यूट्रिशनिस्ट भी होती हैं जो कि आपका रेगुलर न्यूट्रिशन प्लान को बनाती है और आपकी बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब लाइक शुरुआत में यदि आपका सर्जरी हुआ है तो आपको क्लियर लिक्विड्स पे रखा जाता है, फिर देन लिक्विड डाइट, देन सॉफ्ट डाइट और फिर आप 3 या 4 दिन के बाद नॉर्मल डाइट पे आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के रिकमेंडेशन के और जो आपकी प्रेजेंट रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए डाइट प्लान तैयार किया जाता है। और जब आपका डिस्चार्ज का टाइम होता है, जब आप हॉस्पिटल से घर जाते हैं तो भी न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो आपको प्रॉपर डाइटरी गाइडलाइंस देती हैं, आपको डाइट चार्ट प्रिपेयर करके देती हैं और फिर उसको वापस 15 डेज के बाद आपको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। सो उस दौरान आपको उनके डाइट चार्ट को फॉलो करना चाहिए। जैसे कार्डियक पेशेंट्स की हम बात करते हैं तो शुरुआती दौर में उनको हम बिल्कुल लाइट एक्सरसाइजेस बताते हैं करने के लिए और फिर जैसे जैसे आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आप मतलब योगा की तरफ इंडल्ज कर सकते हैं या लाइट वॉकिंग कर सकते हैं। और डाइट की जहाँ तक बात है तो डाइट में आपको थोड़ा सा लो फैट हाई फाइबर डाइट्स हम प्रेफर करते हैं। सॉल्ट की भी मिनिमल मात्रा दी जाती है बट इट्स अगेन टू योर मतलब जो भी आपके बायोकेमिकल पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको करते हैं। जैसे कि आप गुड फैट खा सकते हैं, फाइबर की मात्रा अच्छे से ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को अपने डाइट में रख सकते हैं या अकॉर्डिंग टू डैश डाइट मतलब जो कि हाइपरटेंशन और उससे भी बचाएगी उस टाइप के डाइट्स आपको दी जाती है। जी मैम, बहुत अच्छी आपने बात बताई है और मुझे लगता है जो हमारे दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं जिनको कार्डियक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है उनके लिए ये बातें बहुत कारगर सिद्ध होंगी। मैम यहाँ पर एक बात मेरे दिमाग में बहुत देर से आ रही है कि आजकल युवाओं में स्पेशली एक बहुत ही गंभीर समस्या बनता जा रहा है मोटापा, ओबेसिटी की प्रॉब्लम। मैम ये मोटापा किस वजह से बढ़ता है? क्या इसके लिए हम जैसे वर्किंग वुमेन्स है, स्पेशली वुमेन्स की मैं बात करूंगी, जो वर्किंग वुमेन्स है कहते हैं कि 1 घंटा अपने लिए निकालना चाहिए, जरूर निकालना चाहिए, लेकिन एक महिला के लिए जो काम भी करती है, घर भी संभालती है, उसके लिए शायद बहुत मुश्किल होता है वो 1 घंटा निकालना भी खुद के लिए। तो मैम ऐसा क्या करें कि हम घर पर रहकर अच्छा भोजन करें, भोजन में किन चीज़ों को शुमार करें और क्या वो एक्सरसाइज घर पर रहकर कर सकती हैं कि हमारा फैट भी लॉस हो और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकें? देखिए प्रज्ञा, सबसे पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि जो ओबेसिटी है या मोटापा है उसके बढ़ने का कारण क्या है। उसके बढ़ने का सबसे मेन कारण है फिजिकल एक्टिविटी आपकी डाउन होना या इनएक्टिव आप होना। फर्स्ट ये है। सेकंड ये है आपका जेनेटिक कारण भी हो सकता है क्योंकि पेरेंटल मतलब आपके हो ओबेसिटी और वो आपको मतलब आगे आपके इसमें लाइफ में भी आई है।
थर्ड है आपका लाइफस्टाइल, आपका डाइट का पैटर्न, आप किस टाइप का डाइट ले रहे हैं, लाइक आप बहुत ज्यादा बाहर का खा रहे हैं, प्रोसेस खा रहे हैं, पैकेट फूड ज्यादातर खा रहे हैं, हेल्दी नहीं खा रहे हैं। एक फूड खाना और एक राइट टाइम पे खाना, यदि आप राइट टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत ज्यादा लेट खाना आप खा रहे हैं, सो फिर आपका वो फैट में कन्वर्जन जल्दी होता है, आपके मेटाबॉलिज्म पे उसका असर पड़ता है। सो ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा हार्मोन्स यदि आपके इम्बैलेंस हैं तो भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लाइक जैसे थायराइड की बात करते हैं। सो थायराइड यदि आपको है तो नेचुरली ओबेसिटी आपकी होती है, क्योंकि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट डाउन होता है। सो इस कंडीशन में यदि हम डाइट प्लान की बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है उसमें आपको सबसे पहले शुगर को अपने डाइट से मतलब जितना हो सकता है अवॉइड करना चाहिए। एडेड शुगर ना हो, आप रिफाइंड शुगर को भी कम खाइए। फ्रूट बेस्ड शुगर यदि आप खा रहे हैं, स्पेशली यदि स्वीट फ्रूट्स की बात करती हूँ, वो भी आप पोर्शन कंट्रोल में खाइए, बहुत ज्यादा नहीं। गुड फैट को अपने डाइट के अंदर रखिए, मैक्सिमम प्रोटीन्स अपने डाइट में रखिए, और फाइबर कंटेंट, मतलब प्रोटीन और फाइबर आपके डाइट में बहुत अच्छा होना चाहिए। और इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगी कि एवरी मील्स के अंदर आपके प्रोटीन और फाइबर होना चाहिए, तो आपके वेट लॉस के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। मील की फ्रीक्वेंसी आप रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका समय, आप किस समय पर खा रहे हैं, क्योंकि आपका बायोलॉजिकल वॉच भी होता है। सो आपको रेगुलरली यदि आप 12 बजे खाना खा रहे हैं तो वो आपकी बॉडी को एक आदत हो जाती है, कभी आप 12 बजे खा रहे हैं, कभी 2 बजे खा रहे हैं, कभी रात में 10 बजे खा रहे हैं। सो ऐसा नहीं करना है, इससे बॉडी को भी जर्क लगते हैं। आपका बॉडी का टाइम होता है पर्टिकुलरली, और अर्ली डिनर्स कीजिए, कभी भी बहुत लेट नाइट डिनर्स मत कीजिए, लेट नाइट मंचिंग मत कीजिए। और लेट नाइट मंचिंग में भी यदि आपको कभी, ठीक है आपका यदि लेट आवर्स का आपका ऐसा वर्किंग है, सो आप हेल्दी फूड्स लाइक मखाना या फ्रूट्स या नट्स, इस टाइप की चीजें आप अपने डाइट में रखें। मिल्क आप उस समय पी सकते हैं। मतलब यदि आपको लेना ही पड़ रहा है, आपका ऐसा कुछ मतलब आपका जॉब रोल ऐसा है कि आपको लेट नाइट तक जागना है, तो इंस्टेड ऑफ आप कैफीन और टी, उसकी जगह यदि टी कॉफी की जगह आप हर्बल टीज ले सकते हैं, स्पाइसेस वाटर अपने डाइट में रख सकते हैं, कुछ फ्रूट्स को आप अपने डाइट में रख सकते हैं। मतलब I mean, आपको हेल्दी खाना अपने डाइट में रखना चाहिए। बिल्कुल मैम, आप बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं आपने, और भी बहुत सारी आपसे बातें करेंगे। मैम कहते हैं कि जो हमारे जीवन में दोस्त होते हैं ना, दोस्तों का बहुत बड़ा रोल होता है, किसी भी प्रॉब्लम से हमें खींच के बाहर निकाल देते हैं। तो आपकी ऐसी एक फ्रेंड है मधु अग्रवाल जी, वो हमारे साथ जुड़ गई है, तो चलिए पहले सुनते हैं वो आपके लिए क्या कहती है। आइए। मैं और अंजलि पिछले 15 सालों से ऊपर से एक दूसरे को जानते हैं। अक्सर हम लोग आउटिंग पे जाते रहते हैं, लंच पे, फूड डिनर पे एक साथ जाते रहते हैं। मेरी हमेशा एक ही टेंशन होती है कि मैं क्या खाऊं। मुझे जंक फूड बहुत पसंद है, लेकिन मैं कैसे खाऊं। तो अंजलि ने मुझे समझाया कि नहीं, ये नहीं खाना है, जंक फूड नॉट अलाउड फॉर योर हेल्थ। मुझे हमेशा ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, स्किन एक्ने की प्रॉब्लम रहती थी। अंजलि ने मुझे न्यूट्रिशन वैल्यू समझाई कि मुझे कितना खाना है, कैसे खाना है। तो उसके अलावा अंजलि काफ़ी बहुत कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करती रहती हैं, तो मैं उनके कैंप वगैरह भी ज्वाइन करती रहती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी एनर्जेटिक, और आज मैं काफ़ी अपने आप को मेंटेन फील कर पा रही हूँ, बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। थैंक यू अंजलि। तो ये तो थी आपकी फ्रेंड मधु, जिन्होंने बताया कि आपने उन्हें इस तरह से गाइड किया कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, जंक फूड से हमें दूर रहना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहूँगी मैम, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर जंक फूड ही खाना पसंद करती हैं, तो क्या इनके डिसएडवांटेजेस हैं और हमारे जो शरीर है उस पर कितना नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं? क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर यंगस्टर्स है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि किस तरह का खाना खाना चाहिए, और अगर जंक फूड भी खाते हैं तो उसमें क्या खा सकते हैं? देखिए, एक तो जंक फूड को मैं कभी भी प्रेफरेंस नहीं देना चाहूँगी। जंक फूड या फास्ट फूड्स या जो जितने भी रेडी टू ईट है फ्रूट्स हैं, या जिनको कि ऑलरेडी प्रोसेस्ड हैं, सो आपको प्रोसेस फूड्स की जगह हमेशा नेचुरल फूड्स की तरफ जाना चाहिए। मतलब जो फटाफट बनने वाले जो फूड हैं वो आपकी बॉडी को फटाफट खराब भी कर सकते हैं। बिल्कुल। सो ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिए कि कभी भी रेडी टू ईट या प्रोसेस चीज़ें आपको नहीं खानी है, या जब भी आप खा रहे हैं, ठीक है, कभी वंस वाइल यदि आप खा रहे हैं, सो उसको पोर्शन कंट्रोल करके खाइए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
सेकंड, यदि आप प्रोसेस चीज़ें या फास्ट फूड्स ले रहे हैं, सो उसके हेल्थ पे क्या इम्फेक्ट है। सो उसमें ज़्यादातर जितने भी प्रोसेस चीज़ें हैं या फास्ट फूड्स हैं, उसमें जो ऑयल या फैट्स ये लोग यूज़ करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का नहीं रहता है। सो वो आपके कार्डियक प्रॉब्लम्स कर सकता है, स्पेशली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उसमें। रिफाइंड कार्ब्स होते हैं जो कि आपका शुगर स्पाइक को बढ़ा सकता है। सो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि और दूसरा ये चीज़ है कि इस टाइप के जो फूड्स होते हैं उनका क्रेविंग खत्म नहीं होता, या ये जो फूड्स हैं वो एक एडिक्शन वाले फूड्स हैं। यदि आपने एक दिन इस टाइप के फूड्स खा लिए तो सेकेंड डे उसी समय आपको फिर लगेगा कि नहीं, अब अपने को वापस से वो फूड खाना है। सो ये फूड ही जो है वो फूड एडिक्शन देते हैं अपने को। सो इसको कम करने के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर मील लीजिए, प्रॉपर टाइम पे खाना खाइए। आप अपने घर पे टेस्टी फूड्स बना सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका होम मेड जो फूड है वो टेस्टी नहीं है। आप उसको मतलब अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाल करके, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाल करके यूज़ कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। लाइक आप मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं और फ्रूट्स बेस्ड बना सकते हैं, कर्ड उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, सो सीड्स यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे इंग्रेडिएंट्स आप डालिए, वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए सीजनल। तो सीजनल चीज़ें आप अपने डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट कीजिए। और एक चीज़ और है कि आप कभी भी भूखे मत रहिए, क्योंकि इनका जब भी आपको क्रेविंग होता है तो वहाँ आप कहीं ना कहीं भूखे होते हो, या आपने प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं किया, आपने लंच नहीं किया, सो आपको लगता है कि नहीं इन फूड्स के क्रेविंग और ज़्यादा बढ़ रहा है ना। और जब भी आप ये चीज़ें लेते हैं तो इसके साथ में एक और गलती करते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेटेड बेवरेजेस लेना या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं। सो ये चीज़ें भी नहीं करना है, क्योंकि ये सारा आपके कैल्शियम को लीच आउट करती है आपकी बॉडी से। सो आपकी बॉडी को अंदर से खराब कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। ये नहीं करना, बॉडी को डिहाइड्रेट करने का काम करते हैं। सो जो भी आपके सीजनल जो जूसेस हैं या फ्रूट्स हैं, या जो अपने नेचुरल शरबत हैं जैसे कि लेमन वाटर या बटर मिल्क या आम का पन्ना, इनको प्रेफरेंस दीजिए इंस्टेड ऑफ कि आप कोल्ड ड्रिंक्स को। जी मैम, और मुझे भी लगता है कि अगर हम घर का खाना खाएंगे तो हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और आजकल तो बहुत इजीली सब चीज़ें घर में बन जाती हैं। मैम और भी बहुत सारी आपसे बातें करेंगे। आपकी एक और मित्र है डॉक्टर रीमा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ी है। तो चलिए देखते हैं वो आपके लिए क्या कह रही है। आइए। अंजलि फाटक को मैं पिछले 30 सालों से जानती हूँ, और तब से इनका सफ़र जो है शुरू हुआ। बड़ी जल्दी से ही इन्होंने अपनी फैमिली को बढ़ा भी लिया और साथ अपने बच्चों का बहुत ही ध्यान रखा, और साथ साथ ही ये अपने प्रोफेशन को भी कंटिन्यू करती रही। एजुकेशन भी इन्होंने अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट कर ली राजस्थान यूनिवर्सिटी से। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद साथ साथ इन्होंने, और पीएचडी के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं उनके साथ एसोसिएशन रखा, बहुत ही डेडिकेटेडली काम किया। बड़ी स्वीट नेचर की हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। जब भी इनको मौका मिलता है या कभी ज़रूरत किसी की होती है तो हमेशा वहाँ पहुँच जाती हैं। बड़ी पैशनेट हैं अपने प्रोफेशन के लिए, और ये पैशन हमें इनके बहुत सारे जो कैंप्स ये लगाती हैं या बहुत सारे प्रेजेंटेशंस जो यूनिवर्सिटी में यदि है, या इनके पास बच्चे भी आते हैं तो उनको भी ये गाइड करती हैं, उनको भी जो है ये किसी ना किसी तरह से मोटिवेट करती हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। आजकल तो ये एफएम शोज़ पे आ रही हैं, जो एफएम रेडियो एफएम है उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ जो है उनको शेयर करती हैं। टीवी शोज़ हैं उनका पार्ट बनती हैं, वहाँ भी अपनी एक्सपर्टीज़ को शो करती हैं। डाइट से रिलेटेड, डाइट हेल्दी लोगों की हो या कोई डिजीज़ से संबंधित डाइट हो, डायबिटीज़ वालों को, हाइपरटेंशन वालों को, किडनी वालों को, सभी लोगों के लिए शेयर करती हैं। एंड आई एडमायर हर, जो कि ये इतने छोटी सी जगह से आकर के और इतने बड़े शहर के अंदर इतने कट थ्रोट कंपटीशन के बावजूद इन्होंने अपने लिए एक मुकाम हासिल किया है। आई विश हर ऑल द बेस्ट। आई एम प्राउड ऑफ यू अंजलि। तो मैम, ये तो आपकी फ्रेंड थी डॉक्टर रीमा, जिन्होंने बताया कि आपको बहुत एडमायर करती हैं, और इन्होंने बताया कि आप बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सबके लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने का मंत्र देती हैं। यहाँ पर मैं महिलाओं की बात करना चाहूँगी, और स्पेशली उन महिलाओं की जो गर्भवती हैं या जो न्यू मॉम बनी हैं। तो क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके अंदर एक जान पल रही है, या जिन्होंने अभी नया मातृत्व को अपनाया है। उन महिलाओं के लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं होती हैं वो अपना ध्यान बाद में रखती है, अपनों का ध्यान पहले रखती है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए प्रज्ञा, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जो कि अभी न्यू मॉम्स बनी हैं। सो जैसा उन्होंने अपना फुल 9 मंथ
अपना टेक केयर किया है, अपना ध्यान रखा है, सो बेबी होने के बाद भी आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जो भी आपको आयरन, कैल्शियम है, जो भी पोस्ट नेटल सप्लीमेंटेशन दिए हैं, सबसे पहले उनको आपको रखना है। अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए जो भी आपको डॉक्टर्स बोलते हैं वो आपको ज़रूर लेने हैं। आपको अपनी नींद प्रॉपर रखनी है, आपको अपने डाइट पे प्रॉपरली ध्यान देना है, आपको समय पर खाना है और पौष्टिक खाना है। हो सके तो आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से अपना पोस्ट नेटल के लिए भी डाइट चार्ट बनवा सकते हैं। उसमें आपके मतलब न्यूट्रिएंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, प्लस लैक्टेशन पीरियड के लिए जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट आपको एक्स्ट्रा चाहिए है, सो वो भी वो उनके अंदर इनकॉर्पोरेट करके एक प्रॉपर और बैलेंस मील प्लान करेंगी। सो क्योंकि इस समय प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट या कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट या अदर मिनरल्स और वाइटामिन्स की रिक्वायरमेंट बॉडी में बढ़ जाती है। सो आपको मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट चार्ट बनवाकर ही फिर आप उसको प्रॉपर लीजिए। जो भी आपकी दादी या नानी आपको ओल्ड मेडिसिन या आयुर्वेदिक दवाइयाँ दे रही हैं, उनको ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक टर्मरिक या मेथी या गोंद या अदर हर्ब्स जो भी हैं, अजवाइन है, सो ये आपके डाइजेशन के लिए और मिल्क सिक्रीशन के लिए काफ़ी अच्छी हैं। प्लस आपके बॉडी को वापस प्रॉपर शेप में लाने के लिए ज़रूरी है। आपके बैक पेन के लिए या आपकी फुल बॉडी कई बार आपको पेन होता है या मूड स्विंग्स होते हैं, सो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे हेल्थ बेवरेजेस अपने डाइट में रखिए, मिल्क अच्छे से लीजिए, वाटर इनटेक लीजिए, और स्पेशली जो स्पाइसेस वाटर होते हैं इस समय, लाइक आप फेनल सीड्स का वाटर या अजवाइन का वाटर या मेथी का वाटर, ये ज़रूर अपने डाइट में रखिए, जिससे आपका कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन भी प्रॉपर रहे, वाटर इनटेक प्रॉपर रहे, जिससे कि आपको मतलब लैक्टेशन में भी प्रॉपर आपका वो रहे, आपकी बॉडी के जो दर्द हैं वो भी सारे वो हो जाएं। और इन सब चीज़ों के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स प्रॉपर होने के कारण आपको बॉडी में काफ़ी रिलीफ मिलेगा और प्रॉपर रीशेपिंग के लिए आपके लिए यूज़फुल है। मैम, आपने बहुत सारी हमें बातें बताई हैं, और जो हमारा आज का टॉपिक है इसी विषय पर बात करने के लिए आपके एक फैमिली फ्रेंड हैं आशीष जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। देखते हैं वो क्या कहते हैं जी, आइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों से अपना व्यक्तिगत राय रखना चाहता हूं, और वो ये है कि हम इस पूरी भागम दौड़ में, हम अपने पूरे व्यवसाय में, अपनी नौकरी में अत्यंत व्यस्त रहते हैं, और इस सब के बाद में जो हम कमाते हैं वो है पैसा। उस पैसे से हम लेते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपनी लग्जरी की चीज़ें। एक चीज़ है जिसको हम इग्नोर करते हैं, जो कि सबसे बड़ी दौलत है, और वो है हमारा स्वास्थ्य। मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा डॉक्टर अंजलि फाटक से, जिनसे मेरा मुलाकात हुई थी 15 से 20 साल पहले, जब ये क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट थी, और मैं समझता नहीं था कि ये भी कोई व्यवसाय है और ये कैसे हमें हेल्प कर सकता है। मैं आज इस चीज़ को बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि मेरे मित्रों का और मेरे परिवार का अगर स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा भी रुझान है या थोड़ा सा भी हम लोगों को फायदा हुआ है, वो है इनकी क्विक टिप्स की वजह से। अब ये क्विक टिप्स क्या थी और इतने सालों में कैसे धीरे धीरे ये और मैच्योर होती चली गई, और धीरे धीरे हमारे को उनकी ज्ञान की गंगा में से कुछ एक लोटे पानी भरने का मौका मिला। वो ऐसे रहा कि डॉक्टर अंजलि फाटक ने जब न्यूट्रिशनिस्ट का दायित्व संभाला, तो हम एक चीज समझ पा रहे थे कि हर बीमारी का इलाज था दवाई, और वो एक सिम्टोमेटिक रिलीफ देती थी। मैं खुद फार्मा व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं, मैं रीजनल बिजनेस मैनेजर हूं जीएसके में, और मैं ये मानता था कि हर बीमारी का इलाज मेडिसिन है। डॉक्टर अंजलि फाटक ने हमें समझाया उस इलाज से हमें सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है, जो परमानेंट रिलीफ है वो मिलेगा उस बीमारी के कारक से, किस कारण से बीमारी हुई। तब हमें समझ में आया कि हर बीमारी के पीछे किसी न किसी न्यूट्रिएंट का या किसी न किसी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर अंजलि फाटक को कि इन्होंने हमारे दैनिक दिनचर्या में, हमारे खानपान में एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव करवाया, और जो हमारे लिए इजीली एक्सेप्टेबल था, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था।
और उसकी वजह से आज मैं धन्यवाद दूंगा इनको और इनके द्वारा चलाए जाने वाले सारे कार्यक्रमों को, जिसकी वजह से हम एक स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर अंजलि फाटक। थैंक यू। ईश्वर आपको सदा सुखी रखे और इसी तरीके का योगदान देने वाला व्यक्ति बनाए रखे। थैंक यू। तो मैम ये तो थे आपके फैमिली फ्रेंड आशीष जी। इन्होंने बताया कि आपने बताया उन्हें कि हर बीमारी का इलाज या हर चीज़ का इलाज दवाई नहीं होती है। मैम यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे एक आम समस्या है सर दर्द की या टेंशन की या एंजाइटी, घबराहट, ये जो समस्या है इनके लिए क्या ज़रूरी है हर चीज़ के लिए दवाई लेना, या कुछ ऐसे योगासन भी हो सकते हैं या कुछ ऐसी अलग सी चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम अपनी लाइफ स्टाइल में शुमार करें तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं निजात पा सकते हैं? जी, ये जो आपने प्रॉब्लम बताई है अभी की बिल्कुल कॉमन और लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लाइक एंजाइटी होना या डिप्रेशन होना या हेडेक काफ़ी होना। सो इन सब में भी रोल आपका दिन भर आपकी जो डेली लाइफ रहती कैसी है उस पर डिपेंड करता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफस्टाइल है, आपका जो डाइट का जो पैटर्न है, मतलब आपका जो खाना पीना है वो प्रॉपर नहीं है, मतलब कभी तो आप अच्छे से खाना खा पा रहे हैं, कभी आप पूरा पूरा दिन भूखा रह रहे हैं, तो स्टारवेशन भी मेन कारण है आपके हेडेक का। दूसरा मेन कारण है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना। यदि बॉडी के अंदर पानी नहीं है प्रॉपर तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा और आपको हेडेक की प्रॉब्लम होगी। सो थर्ड, और फिर उसके बाद थर्ड जो कारण है आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना या बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना या एक साथ बहुत सारे जो काम आप करते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, सो वो भी एक कारण हो सकता है कि आपको ये एंजाइटी का या स्ट्रेस का ये मेन कारण है। सो अपने को उसके लिए करना क्या है, ये करना है कि आप कुछ स्ट्रेस रिड्यूसिंग जो फूड्स हैं आप अपने डाइट के अंदर शामिल कीजिए। जैसे कि कर्ड स्ट्रेस रिड्यूसिंग फूड है, राइस फूड है, राइस आप अपने डाइट के अंदर रखिए। कर्ड राइस एक बेस्ट स्ट्रेस रिड्यूसिंग के लिए अच्छा फूड है, तो वो आप खा सकते हैं। नट्स को आप अपने डाइट के अंदर रखिए। बनाना के अंदर भी एक सेलेनियम करके एक न्यूट्रिएंट होता है जो कि आपको स्ट्रेस से रिड्यूस करता है और हैप्पी हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। सो बनाना ज़रूर आप अपने डाइट के अंदर शामिल कीजिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए, वो काफ़ी अच्छे हैं आपके डाइट के लिए। सो उससे भी आपको स्ट्रेस रिलीफ होगा। और जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनको आप अपने डाइट में ज़रूर रखिएगा। एक्सरसाइज की बात है तो कुछ योगासनास हैं जो कि आपको रेगुलरली करने हैं, उससे आपको काफ़ी आराम मिलता है। लाइक प्राणायाम आप अपने इसमें कर सकते हैं, या सूर्य बेदी, चंद्र बेदी प्राणायाम आपने किया, सूर्य नमस्कार किया, उससे काफ़ी आराम मिलता है। बॉडी बैलेंसिंग जो आसनास हैं वो आप करें, या जो कॉन्सेंट्रेशन के लिए आसनास हैं वो आप योगासनास की को यदि आप अपने डाइट के अंदर योगासनास को कहीं यदि आप अपने रेगुलर लाइफ में यदि शामिल करते हैं तो भी आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं इससे काफ़ी आराम मिलेगा। जी मैम अगर यहाँ पर हम बात करते हैं रूरल एरियाज़ की, ग्रामीण क्षेत्रों की, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा जागरूकता की कमी हो सकती है, वहाँ की महिलाएं हों या पुरुष हों अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते, उसका नतीजा होता है कुछ ना कुछ बीमारियाँ होती हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण नहीं कर पाते वो बीमारियों का भी उपचार। तो मैम उनके लिए क्या कहना चाहेंगी, किस तरह का लाइफस्टाइल वो अपनाएं, क्या वो भोजन करें जो इजीली अवेलेबल भी हो, और किस तरह का वो व्यायाम को अपनी लाइफस्टाइल में शुमार कर सकते हैं? देखिए, रूरल एरियाज़ के लिए यदि आपने पूछा है तो वहाँ पर संसाधनों की इतनी मतलब हो सकता है कि पूरी चीज़ें अवेलेबल ना हो, बट ये ज़रूर है कि जो उनके पास लोकल है, सीजनल है, उन चीज़ों को वो ले सकते हैं। जैसे कि फूड की बात करते हैं तो सभी जगहों में जो वेजिटेबल्स हैं वो इजीली मिल जाती हैं, और वेजिटेबल्स के अंदर आपके सारे मिनरल्स और विटामिन्स हैं। सो वेजिटेबल्स को आप अपने डाइट के अंदर ज़रूर रखिए जो लोकली बेस्ड है वो चीज़ें। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स वहाँ पर इजीली अवेलेबल हैं, वो आप अपने रेगुलर डाइट के अंदर शामिल कीजिए। आप वॉकिंग कर सकते हैं, वहाँ यदि योगा वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, सो रेगुलर आप वॉकिंग या रनिंग की हैबिट आप अपने इसमें डेवलप कर सकते हैं। कुछ प्राणायाम्स कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं सेशन, मतलब वो इजीली अवेलेबल हैं, मतलब आपको आप कोई वीडियो से भी देख करके उसको कर सकते हैं मेडिटेशन और उस टाइप की चीज़ें, वो आप रखिए। पानी आप अच्छे से अपने डाइट में रेगुलर रखिए और पॉजिटिव सोच रखिए, क्योंकि जहाँ आपका जो ऑरा है यदि पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव हैं, सो नेचुरली उसका भी आपके जो लाइफस्टाइल है या जो आपकी बॉडी है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। सो पॉजिटिविटी भी अपने आप में डेवलप करें। सो मतलब रेगुलर अच्छा खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, पॉजिटिविटी, टाइम पे सोना
और जितना हो सकता है बाहर का खाना या प्रोसेस चीज़ें या पैक्ड चीज़ें, जो कि अभी रूरल जो जगह है वहाँ पर मैंने काफ़ी देखा है कि अब वो उनको भी वो एक प्रोसेस चीज़ें हैं, जो पैक चिप्स या पैक जो चीज़ें हैं वो उनको एक फैशन फूड बन गया है। तो उनको क्या लगता है कि ये फैशनेबल चीज़ें हैं तो ये हमें लेना है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनके अंदर मतलब कोई कैलोरी लेस हैं या फिर कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कोई न्यूट्रिशन नहीं है। सो हमें जो भी डाइट अपने लिए चुननी है वो ज़रूर कोशिश करनी है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन ज़रूर हो। मैम हमने अभी महिलाओं की भी बात की, गर्भवती महिलाओं की भी बात की, रूरल एरियाज़ की बात की। यहाँ पर अगर हम बच्चों की बात ना करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ छूट जाएगा, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं घर का खाना भी अवॉइड करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी उनकी होती नहीं है, बस मोबाइल में और कंप्यूटर में उनकी ज़िंदगी सिमट के रह गई है। ऐसे बच्चों के लिए मैम क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि मेरा भी छोटा बच्चा है, वो भी पूरे दिन फ़ोन पे रहता है और अब तो छुट्टियाँ भी चल रही हैं बच्चों की, तो क्या वो करें कि थोड़ा सा फिजिकली भी इंगेज रहे और उनकी लाइफस्टाइल को किस तरह हम सुधार सकते हैं? देखिए, फिजिकल एक्टिविटी की जहाँ तक बात है तो बच्चों के लिए कुछ ऐसा जिसपे कि उनको इंटरेस्ट हो, लाइक कोई ऐसे आउटडोर गेम, जैसे अभी समर सीजन है तो आप स्विमिंग के लिए उनको ले जा सकते हैं, रनिंग के लिए ले जा सकते हैं, कोई आउटडोर गेम्स उनको ज्वाइन करा सकते हैं, जैसे कि वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, जो उनको पसंद हो। तो उससे क्या होगा कि उनका फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगा, वो स्ट्रेस रिलीफ भी हो जाएंगे और हो सकता है कि वो उनके आगे चल के मतलब हॉबी जो है वो कई बार प्रोफेशन में भी कन्वर्ट हो जाती है। सो वैसा उनका हेल्दी स्टार्ट हम कर सकते हैं। तो रेगुलरली 1 आवर उनका फिजिकल एक्टिविटी में उनको इंडल्ज रखना बहुत ज़रूरी है। वो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों को जैसे डांस बहुत पसंद होता है, सो उसको भी आप ज्वाइन करवा सकते हैं उनको। और सेकेंड आपने पूछा डाइट की बात, जी है ना, तो मैं हमेशा इस फेवर में नहीं रहती हूँ कि भाई ये चीज़ कि आप कभी भी मोबाइल दे करके उनको खाना खिलाने के लिए बिठाएं। सो आप उनका मोबाइल का टाइम यदि आप उनको दे रहे हैं, टीवी देखने का टाइम दे रहे हैं या कुछ भी मूवीज़ के लिए कह रहे हैं, सो एक पर्टिकुलर टाइम उनका फिक्स कर दीजिए कि इस टाइम के अंदर ही उनको मतलब मोबाइल अवेलेबल होगा। और कभी भी जब भी आप उनको खाना खिला रहे हैं तो कभी भी मोबाइल या टीवी के सामने मत खिलाइए, जिससे कि वो फूड के सारे कलर्स देख पाए, आपने क्या क्या उनकी प्लेट में रखा हुआ है वो आप देख पाए, ट्रेडिशनल फूड्स आपके क्या हैं उनको वो पहचान पाए। सो इसलिए और जो भी वो खाना खाएं कोशिश कीजिए उनको नेचुरल चीज़ें उनके खाने में दीजिए, होम बेस्ड चीज़ें दीजिए, जिससे कि वो आपके घर के खाने की तरफ अट्रैक्ट हो, है ना। और कोशिश कर सकते हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ न्यू फॉर्म करते रहें, मतलब न्यू इनोवेशंस करते रहें। और हेल्दी डिशेस उनके लिए यदि हम बनाते हैं तो नेचुरली उनका धीरे धीरे बाहर के खाने की तरफ से जो उनका रुझान है वो कम होने लग जाएगा। और हेल्दी फूड्स मतलब इंट्रोड्यूस करें उनको अपने साथ, जैसे मार्केट ले जा सकते हैं, मतलब जब आप वेजिटेबल्स करने या फ्रूट्स खरीदने जा रहे हैं तो उनको आप अपने साथ ले जाइए, जिससे कि उनका भी उसमें एक सहयोग होगा कि नहीं ये फ्रूट इसका क्या नाम है या ये कलर क्या है या इसका क्या हेल्थ बेनिफिट है। सो नेचुरली धीरे धीरे करके उनका फूड में इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है। जी मैम, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बच्चों को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए ज़रूरी है हर चीज़ में बैलेंसिंग रखना। जी मैम, आप योगा गुरु भी हैं, लोगों को योगा सिखाती हैं और योगा के बेनिफिट्स बताती हैं। तो आपकी एक स्टूडेंट हैं तनुषा, वो हमारे साथ जुड़ी है, देखते हैं वो अपनी गुरु माँ के लिए क्या बोल रही है। आइए। नमस्कार, मेरा नाम तनुषा नागरथ है। मैं डॉक्टर अंजलि पाठक को न्यूट्रीपल्स के थ्रू जानती हूँ। मैम न्यूट्रीपल्स के ओनर हैं। मैं पिछले 3 महीने पहले मैम के संपर्क में आई और उन्होंने ही मुझे एक वर्कआउट रिजीम जिसमें एक्टिव पैसिव थेरेपीज और डाइट फॉलोइंग में डाला, क्योंकि मेरा वजन बहुत ज़्यादा था और मुझे बहुत ज़रूरत थी एक स्ट्रीमलाइनिंग की। और मैम इज़ एन एक्सीलेंट न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि मैम एक डाइट सबके लिए नहीं बनाती, वो बिलीव करती हैं। जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो उन्होंने मेरी इंडिविजुअल बॉडी टाइप को समझा, मेरी पर्सनालिटी टाइप को समझा, मेरे लाइक्स डिसलाइक्स, ईटिंग हैबिट्स सबको समझा, एनालाइज किया और फिर मुझे एक बहुत कस्टमाइज्ड डाइट दी, जो ऐसी नहीं थी जिसमें मैं भूखी रहूं और मुझे क्रेविंग्स हों। उन्होंने हर चीज़ बैलेंस मात्रा में डाली, जिसके थ्रू अभी पिछले 3 महीने में मैंने अराउंड 20 kgs लूज भी किया है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। और मैं अभी इस पूरे साल मैम को आई थिंक आई एम गोइंग टू फॉलो हर, और मेरी बहुत लंबी जर्नी रहने वाली है जिसमें आई एम वेरी हैप्पी कि मैं मैम जैसे किसी के साथ एसोसिएटेड हूँ।
डॉक्टर अंजलि पाठक इज अगेन, उनके काम करने का तरीका बहुत पर्सनल है, जिसमें एक बहुत ही वार्मथ और बहुत ही पर्सनल टच है, जो किसी भी पर्सन जो इतना ओबेस है, इतना वजन रखता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उसे प्यार की जरूरत है, उसे समझ की जरूरत है, उसे डंडे से ज्यादा समझ की जरूरत है, जो मैम बहुत अच्छे से अपने काम में लेके आती हैं और बहुत कस्टमाइज्ड डाइट्स देती हैं, बैलेंस्ड डाइट्स देती हैं। और मैं बहुत खुश हूं कि मैं न्यूट्रीपल्स से और मैम से जुड़ी हूं। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर अंजलि, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। नमस्कार, मेरा नाम मनस्वी श्रीवास्तव है और मैं आप सभी से पुणे से कनेक्ट कर रही हूँ। मैं रहने वाली तो जयपुर की हूँ, इसलिए मेरी मुलाकात डॉक्टर अंजलि पाठक जी से हुई। इनका जो न्यूट्रिशन देने का स्टाइल है, जिस तरह से ये आपकी रेगुलर लाइफस्टाइल में छोटे छोटे एडिशंस करके आपको सेहतमंद और आपकी फैमिली को सेहतमंद बनाती हैं, आई थिंक उनका स्टाइल ही यूनिक है, बिल्कुल निराला है। और मुझे एक चीज बहुत उनकी अच्छी लगती है कि आप कहीं पे भी हो, किसी भी शहर में हो, आप उन्हें बस एक कॉल मिला सकते हैं और आपको उनकी पूरी गाइडेंस, पूरी उनकी सालों की मेहनत का आपको 5 मिनट में एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि आप उसको इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। उनकी जो भी गाइडेंस होती है वो आप अपनी रियल लाइफ के सिनेरियो में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हाँ, मैं अभी हॉस्टल में हूं, मैं ये नहीं कर सकती, तो वो आपकी डाइट वैसे बना देंगे। हाँ, मैं अभी ऑफिस सुबह जल्दी जाती हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती, तो वो आपकी डाइट ऐसे बना देंगे। आई थिंक उनसे ज्यादा स्मार्ट और उनसे ज्यादा इंक्लूसिव डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट मैंने नहीं देखी हैं। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और बहुत ज्यादा मेरा उनको धन्यवाद है कि आप अपने क्लाइंट्स की लाइफ में इतना ज्यादा हेल्प करती हैं। थैंक यू सो मच। मैम, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी उन लोगों की जिनको कोई ना कोई बीमारी है, जैसे किसी को कोई डायबिटीज़ है या बीपी है या थायराइड है। ऐसे में कहते हैं कि डायबिटीज़ वालों को मीठा नहीं खाना चाहिए या बीपी वालों को ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। तो मैम, उन लोगों के लिए बैलेंस्ड डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए, यदि डायबिटीज़ की हम बात करते हैं तो डायबिटीज़ के जो भी पेशेंट्स हैं उनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट हम प्रेफर करते हैं। ऐसे फूड्स उनके डाइट में रखते हैं जिससे कि शुगर की मात्रा शुगर स्पाइक बहुत ज़्यादा नहीं हो। सो ऐसे फूड्स उनके डाइट के अंदर रेगुलरली शामिल करना है। उनके डाइट के अंदर फाइबर सोर्सेज अच्छे रखना है, प्रोटीन्स की चीज़ें, मतलब रेगुलरली वो दाल खाएं या स्प्राउट्स खाएं, जिससे कि उनको पेट भरा भरा सा लगे और उनका मतलब बहुत ज़्यादा उनको क्रेविंग भी नहीं हो, क्योंकि ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, जो डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं। सो उनके डाइट प्लान के अंदर फाइबर सोर्सेज काफ़ी अच्छे, जैसे सैलेड्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, सूप्स हैं, इनका हम लोग अमाउंट ज़्यादा रखते हैं। मिलेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब जैसे गेहूँ है, सो गेहूँ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, या गेहूँ के अंदर ग्लूटेन है जिससे कि इन्फ्लेमेशन बॉडी में होती है। सो उसकी जगह हम लोग प्रेफर करते हैं उनको जौ, रागी, बाजरा, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, कोदो। सो ये जो मिलेट्स इनके डाइट में शामिल करते हैं, उसको हम उसमें कुछ वेजिटेबल्स भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो इस टाइप का हम प्रेफरेंस करते हैं उनके लिए, जिससे कि उनका डायबिटीज लेवल नॉर्मल रहे। अच्छा, उसके साथ उनको एक रेगुलरली हम फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी सजेशन देते हैं। जी मैम, बहुत अच्छी आपने बात कही कि केवल ग्लूटेन को ही नहीं, मल्टीग्रेन आटा खाएं या मल्टीग्रेन चीज़ों को हम अपने खाने में इन्वॉल्व करें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोग हैं मैम आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन समय की भी कुछ सीमाएं हैं, तो फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। और आप आज इस मंच पर आई हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सी आपने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। धन्यवाद मैम।